कई दिनों से बातचीत चल रही थी। अच्छा, संपर्क में थे अशोक तंवर, किसके संबंध में? सेंट्रल लीडरशिप के। राहुल गांधी। सेंट्रल लीडरशिप एक तीर से कांग्रेस पार्टी ने कई शिकार किए हैं। बीजेपी का जो दलित का मुद्दा था उसको छीन लिया एन वक्त पे, और उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसी से फिर आगे भी तय होगा कि कौन किस नेता के मुख्यमंत्री पद पे ज्यादा मजबूत दावेदारी। हरियाणा की कहावत है, एक ऊँट प्लीज। के पैर पालने में दिख जाए। मिलवा दीजिए। हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमन। अमन जी भाई, आज तक मैं ही नहीं सॉरी, मिला। पवन। पवन जी, आज तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा शो ऑफ कैमरा। तो आज के ऑफ कैमरा में जाहिर तौर पे हरियाणा चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें हुई हैं और आखिर में आपके सवाल तो हैं ही और आदेश जी के रंगीले मजेदार जवाब भी हैं। तो देखिए ये पूरा एपिसोड और आखिर में हमेशा की तरह कमेंट करके जरूर जाइएगा। आदेश जी, क्या हाल है? अरे ऑफ कैमरा की टीम है, फोन से बाहर निकलिए, इधर भी थोड़ा मुखातिब करिए। क्या हाल चाल है? ऑन कैमरा रहेंगे तब ऑफ कैमरा में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। जानकारी कहाँ से आएगी? हाँ, ये तो ऑन कैमरा से। नहीं, ऑफ कैमरा के लिए लेकिन ऑफ कैमरा ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, एक्चुअली आजकल सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, हाँ। हरियाणा में घूम रहे हैं, तो अब बैठना पड़ेगा, उनके पास समय नहीं है। तो उस कार्यक्रमों के बीच में कहीं गाड़ी में बैठ के बात हो जाए, फोन पे कुछ पता लग जाए, कोई जानकारी मिल जाए तो हम आपको दे दें। नहीं, जानकारी जुटाइए। आज अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक तो आज हरियाणा चुनाव को लेकर के प्रचार खत्म हो रहा है। शाम 6 बजे के बाद प्रचार आधिकारिक तौर से खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्टी या नेता जो है डोर टू डोर जाएंगे और तमाम चीजें। अभी एक सबसे बड़ी खबर है आज की, अशोक तंवर दोपहर में भारतीय जनता पार्टी की रैली में थे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं। शाम होते होते वो कांग्रेस के मंच पे राहुल गांधी से हाय हेलो कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ? ट्वीट पढ़ा था आपने मेरा? हाँ? ट्वीट पढ़ा था? हाँ। ऐसा इसलिए हुआ कि कई दिनों से बातचीत चल रही थी। अच्छा, संपर्क में थे अशोक तंवर, किसके संबंध में? सेंट्रल लीडरशिप के। राहुल गांधी। सेंट्रल लीडरशिप, अच्छा। उसमें कई सारे महत्वपूर्ण जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जाहिर तौर पर उन्हीं के भी यहाँ पे बातचीत हो रही थी। तो एक तीर से कांग्रेस पार्टी ने कई शिकार किए हैं। बीजेपी का जो दलित का मुद्दा था उसको छीन लिया एन वक्त पे, और उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। यानी कोई आपको चाटा मार रहा है, रोने नहीं दे रहा है ना, कि आपको मारूंगा जरूर लेकिन आंसू नहीं दूंगा आपको। तो आज जो ये फैसला हुआ है, इसमें वो मेरे हिसाब से जींद में प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए, और महेंद्रगढ़ की रैली में उनको शामिल होना था। उन्हें इस बात का पता था पहले से, और बाय रोड वो वहाँ पहुँचे। एक 152D करके हाईवे है जो अम्बाला से सीधा नारनौल पहुँचता है, वो वहीं उतरता है महेंद्रगढ़ी। उसके थ्रू वो आए और नीचे वेट करते रहे। राहुल गांधी की रैली खत्म हुई, उनका भाषण खत्म हुआ तो उनको तुरंत ऊपर मंच पे बुलाया गया और उनको शामिल कर लिया गया। तो जो बीजेपी का मुद्दा था, दलित का मुद्दा, उसको कांग्रेस पार्टी ने तुरंत छीन लिया। दूसरा जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई दलितों का सम्मान नहीं हो रहा, कुमारी सैलजा को आधार बना करके लगा तो उसको भी उन्होंने ठीक कर लिया। और मैं कहूँगा घर वापसी हुई है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी जी। ये बताना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, क्यों छोड़ी थी बताइए ना। 2019 में गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का महासचिव बनाया था। अच्छा। और अशोक तंवर कहीं हरियाणा में, जहाँ तक मुझे याद है, यमुनानगर में कोई रैली वैली कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे पार्टी का। और दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में मैं मौजूद था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला लिया है कि कुमारी शैलजा पार्टी की अध्यक्ष होंगी और विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और उस वक्त अशोक तंवर वो कार्यक्रम ही कर रहे थे। देखिए, मैं इसको ना, ये तो पार्टी का फैसला, उसमें हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये फैसला करना था तो आपको अशोक तंवर को भी वहाँ बुला के उनको बताना चाहिए था कि हम ये फैसला करने वाले हैं, आप क्षेत्र में, आप दिल्ली आ जाइए। फिर वहां से वो गैप बढ़ता गया, फिर टिकटें बट रही थी। अब अशोक तंवर 2014 से अध्यक्ष थे, उनके लोगों का कंप्लीट नहीं किया गया, फिर दरार और बढ़ गई। वो बढ़ती इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फाइनली कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इन बिटवीन फिर उसके बाद वो टीएमसी गए,
टीएमसी से फिर आम आदमी पार्टी गए और आम आदमी पार्टी से फिर बीजेपी गए। अभी चुनाव लड़ा लोकसभा का सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ। सिरसा से वो 2009 में सांसद रह चुके हैं और फाइनली आज उनकी घर वापसी होगी। मेरा सवाल मैं कहूंगा, मैं एक बात जी, कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत थी, अशोक तंवर को भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इसमें दो सवाल है मेरे, हो सकता है आपको लगे बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन बताइएगा। एक तो जैसे अशोक तंवर को लेकर जो आपने कहा कि 10 दिन से बातचीत चल रही थी, सेंट्रल लीडरशिप के संपर्क में थे और इतना सब कुछ चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को भनक तक नहीं लगी, वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी रहे, आज की रैली में भी रहे। मेरा सवाल ये है कि जब भी चर्चा होती है तो ये जिक्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत ही सीक्रेसी के साथ होता है, एक ही दो आदमी है जो अनाउंस करते हैं, है ना, टॉप पे बैठे लोग। कांग्रेस पार्टी का हमेशा कहा जाता है कि बहुत सारे सूत्र होते हैं, खबरें तुरंत बाहर आ जाती है। ये इतनी गोपनीयता के साथ कैसे हुआ? एक्चुअली जिनके थ्रू बात चल रही थी, किनके थ्रू चल रही थी? जिनके थ्रू चल रही थी आप जानते तो हैं, नाम तो बता दीजिए। मैं जानता हूँ। इनके थ्रू चल रही थी वो अशोक तंवर के काफी नजदीकी हैं और उनके रिश्तेदार हैं तंवर जी के। अच्छा। और उनके वो उनकी वाइफ के उसके रिश्ते की तरफ से आते हैं और वो तो उस बात को कोई ट्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आप किसी से जाके मिलेंगे, एक तो आप अपने घर में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, और एक आप किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा फर्क होता है। तो वो बातचीत ऐसी थी कि उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। और वो जो व्यक्ति हैं जो पूरे सूत्रधार हैं, वो राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं। मैं बस इतने बता सकता हूँ आपको। काफी जानकारी दे दी है, बाकी लोग कमेंट में बताएंगे। अभी पकड़ नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। अब चैलेंज दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। नहीं, चैलेंज दर्शकों को क्या चैलेंज देना, दर्शक नहीं, तो हमारे दिया जा सकता है, दर्शक मालिक हैं। नहीं, चैलेंज दिया जा सकता है, इसको चैलेंज के तौर पर स्वीकार करिए और बताइए कमेंट करके। अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे कि सही हिंट्स लोगों ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो मैंने पहले कहा कि प्रचार खत्म हो जाएगा, आदेश रावल क्या कुछ ऐसा देखते हैं हरियाणा के चुनाव में कि प्रचार खत्म होने के बाद एक दिन का जो समय है कल का, जब ये शो लोग देख रहे हैं तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या इस एक दिन में हरियाणा का चुनाव कुछ बदलता हुआ दिख रहा है आदेश रावल को, या सब कुछ सेट है? नहीं, चुनाव जनरली आखिरी हफ्ते में आके स्टेबल हो जाता है। अच्छा। और एक हफ्ता पहले चुनाव बदल रहा था, काफी बदला, कांग्रेस पार्टी की सीटें घटी, जैसा हमने अपने लास्ट शो में बताया था, जिसके बाद हमारी ट्रोलिंग भी हुई थी। हाँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा डाटा है इस चुनाव का, अब चुनाव स्टेबल हो चुका है, ज्यादा बदलेगा नहीं। जब इतनी कंफर्टेबल जीत हो रही है हरियाणा में, तो ये भी लगभग तय है क्या कि मुख्यमंत्री कौन होंगे? सीनियर हुड्डा होंगे, जूनियर हुड्डा होंगे, या कोई और नाम आ सकता है? क्या है मुख्यमंत्री को लेकर के, वो भी बता ही दीजिए। फिर इतना कंफर्टेबल जीत है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जीत कंफर्टेबल हो रही है। अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आलाकमान फैसला करेगा। अच्छा, है ना, कहते हैं ना। हाँ हाँ। दीपेंद्र हुड्डा भी ये कहते हैं, हमारे विधायक फैसला करेंगे, आलाकमान फैसला करेगा। शैलजा जी कहते हैं कि मैं क्यों नहीं बन सकती, और सुरजेवाला भी ये कहते हैं कि मैं क्यों नहीं बन सकता। तो जब मैं टिकट जो बटी हैं, जो बंटवारा हुआ है, उसका रेशो देखता हूँ ना, वो मुझे मेरे मन में शंका पैदा करता है कि हुड्डा परिवार 72 टिकट ले गया आउट ऑफ 90। तो ये मुझे सोचने में मजबूर करता है कि ये साधारण नहीं है, असाधारण है। बस इसी जवाब में, मेरे इसी जवाब में आपके सारे जवाब है। क्या बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले जो ताकत दिखी सीटों के बंटवारे में, उसी से फिर आगे भी तय होगा कि कौन किस नेता के मुख्यमंत्री पद पे ज्यादा मजबूत दावेदारी। हरियाणा की कहावत है, एक पूत के पैर पालने में दिख जाए कि ये कितना उनार बनेगा, उस समय दिख गया ये। अच्छा, कुमारी शैलजा की जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपसे जितनी मैं बातचीत हुई, आपने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, ये आर्म ट्विस्टिंग है, अपना कद दिखाने की कोशिश है। लेकिन पिछले दो तीन दिनों में कुमारी शैलजा के कुछ इंटरव्यूज के क्लिप वायरल हो रहे हैं। एक में वो कह रही हैं कि हुड्डा साहब के समर्थक मुझे बुलाएंगे ही नहीं, एक नंबर एक। दूसरा, कल का उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो पार्टी महासचिव के बारे में कह रहे हैं कि मेरी उनसे बातचीत ही नहीं हुई है, हुड्डा साहब से तो मैं कब मिली मुझे याद ही नहीं है। तो ये तो दिखाता है कि गुटबाजी तो है। सबसे पहले बात क्या बोली आपने?
पहले मैंने बोली जो वो उन्होंने एक पत्रकार जो सीनियर पत्रकार है उनको इंटरव्यू दिया, उसमें जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या उन सीटों पे प्रचार करने जाएंगे जहां हुड्डा के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाएंगे ही नहीं। मैं इस पे आता हूँ पहले। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं बुलाते वो लोग और बुलाएंगे ही नहीं। वो बात सही है, और शैलजा जी ये बात पहले भी बोल चुकी हैं बहुत बारी, इस चुनाव में नहीं पिछली बार भी बोल चुकी हैं। और एक लंबी लाइन खींची हुई है, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक शैलजा को नहीं बुलाते, शैलजा के समर्थक भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बुलाते, सबको पता है। तो गुटबाजी और क्या होती है? तो आज से थोड़ी है, जहां आज कुमारी शैलजा है वहां कभी भूपेंद्र हुड्डा होते थे, और जहां हुड्डा साहब है वहां भजन लाल होते थे। पुराना मामला है, मतलब कुछ भी नया नहीं है। नया नहीं। ये 20 साल की 30 साल की पॉलिटिक्स हरियाणा कांग्रेस की जो है वो ऐसी चलती आ रही है। तो उसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि जो जिसके ऊपर मुझे मतलब थोड़ा सा आश्चर्य हो कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। मतलब लोग बदले हैं। भूपेंद्र हुड्डा ऐसे ही विरोध करते थे भजन लाल का जैसे आज कुमारी शैलजा विरोध कर रही है हुड्डा साहब का। इसके अलावा बस मुझे छोटे से में बता दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसको लेकर के चर्चा बहुत चल रही है, कुछ सीटों पे मामला फंस गया, 3 सीटों पे अंदर की खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या है वहां का मामला? कहाँ देश में इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, अभी तुम उपचुनाव में फंसे हुए हो। आएगा, देखेंगे आगे देखेंगे। अब तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम आई विल क्रॉस द ब्रिज एंड रीच देयर। चलिए हम लोग अपने सबसे पसंदीदा सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें हम अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। लगभग मैं आपको बताऊं 229 कमेंट्स आए थे, और 229 में से 4 या 5 कमेंट चुनना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमेंट जिसमें कुछ मसाला हो पूछने के लिए वो लिए जाए। सबसे पहला जो है वो शाहजहां शेखर हैं, जिन्होंने पिछली बार मुझे हड़काया था कि तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो। वो कह रहे हैं कि शुक्रिया मेरा सलाम मानने के लिए, और सवाल आपके लिए ये है, इस एक सवाल में कई सवाल मुझे लगे इसलिए मैंने लिया। क्या कारण है कि राजीव शुक्ला को हिमाचल का गार्जियन बनाया हुआ है? मनोज सिंघवी के राज्यसभा इलेक्शन की क्रॉस वोटिंग में उनका बड़ा हाथ था, एक सवाल। डीके शिव कुमार को बुलाकर कांग्रेस बगावत मैनेज कर पाई? थोड़ा विक्रमादित्य और प्रतिभा जी के भविष्य के बारे में भी बताएं। एक सवाल में कई सवाल नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी की जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसमें कोई हाथ राजीव शुक्ला का नहीं था। अच्छा। हाँ, राजीव शुक्ला को लेके कई बार ये कहा जाता है कि भाई ऐसी सरकार, यानी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार में भी जो व्यक्ति बीसीसीआई के जरिए खुद को मतलब setting.com का हिस्सा बन जाए, उसमें काबिलियत तो है ही है। तो वो काबिलियत उन्होंने दिखाई यहाँ पे भी, और आप देख लो। और मुझे याद है कि जब चुनाव था बीसीसीआई का, खासतौर पर जय शाह का, तो उनके पास ठीक ठाक वोट्स थी अपनी जो उन्होंने उनको दिलवाई। और कोई भी आदमी अपने सर्वाइवल के लिए अपना काम तो करता ही है ना, वो कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सुक्खू साहब उनकी पसंद नहीं है कभी भी। अच्छा। हाँ, ये बात सही है, वो उनकी नहीं सुनते, वो उनकी नहीं सुनते। इधर हरियाणा में कहते हैं मास्टर जी बच्चे डरते नहीं आपसे, मतलब मैं भी नहीं डरता बच्चों से। तो ये दोनों तरफ से है। तो शुक्ला जी काबिल आदमी हैं, और अक्रॉस द पार्टी लाइन काबिल हैं, और ऐसे व्यक्तियों की राजनीति में बहुत पूछ होती है, उनकी भी हो रही है। डीके शिव कुमार के बारे में भी ये पूछ रहे हैं कि बुला करके बगावत मैनेज कर पाई? वहाँ कहाँ बगावत है? वहाँ तो आप बता ही रहे कि डीके शिव कुमार कहीं नहीं है लाइन में, कई बार बता चुके हैं। डीके के बस की बात बगावत करनी है ही नहीं है। आप दिल्ली में मीडिया का चेहरा हो, एमएलए आपके पास है नहीं, पैसा आपके पास होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? जनता के बीच पॉपुलर नहीं हो ना। सिद्धरामैया तो जनता के बीच पॉपुलर है ना, ऐसे हाथ रखता है गाड़ी से बाहर ऐसे, और लोग ऐसे टच करते हैं। आपने बताया कई बार। तो हरियाणा में हिमाचल में विक्रमादित्य और उनकी माता जी प्रतिभा जी रह करके वो कसक निकलती है मौके बे मौके। क्या है इनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में, पूछ रहे हैं। देखिए, वो जो बगावत हुई थी जिसमें वो 6 एमएलए इस्तीफे हुए थे, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो लगभग विक्रमादित्य सिंह ही थे। अच्छा। और इनको फिर टिकट भी दे दिया, ये चुनाव हार गए। फिर इनके पीछे भी एक दिमाग था, उनको भी टिकट दे दिया था, वो भी हार गए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो कि प्रियंका गांधी संभालती हैं, वो इनसे संपर्क में रहती हैं, वही इनको ठीक करती हैं। जब इनका स्क्रू टाइट करना होता है तो चलता रहता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, और कितने सालों के बाद मुख्यमंत्री पद इनके परिवार से गया है,
आसान थोड़ी होता है उस कसक को दबाना, एक टीस होती है अंदर रह करके जो हमारे महल के बाहर खड़े होते थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो राजनीति में ये सब होता है। तो हो सकता है वो क्या होता है, आप जब चिल्लाते हो ना, आप अपने होने का एहसास करवाते हो कि नहीं मैं भी हूँ। अब तुम नहीं हो, अब वो मुख्यमंत्री है। तुम कुछ भी कहो कि वो सुक्कू है, वो तो ये करता था, वो तो मजदूर का बेटा है, या जो भी है, अब वो है, मान लो। कई बार लोग ना गिलास में ना पानी में तुम जहर डाल दो, किसी को पता नहीं, आदमी पी जाएगा उसको। कई बार आंखों देखा नहीं पिया जाता। क्या बात कही है आपने, दिक्कत ये है इनके साथ। क्या बात कही है आपने। तो चूंकि थोड़ी देर पहले आप कहावतों का जिक्र कर रहे थे, एक कहावत यहाँ पे फिट बैठती है, जो वो कहती है कि जो बच्चा रोता नहीं उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मुझे लगता है वो स्थिति भी है कि रह करके वो एहसास दिलाना भी जरूरी है कि हम हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं आदेश जी। अमन है, अमन अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल है कि आदेश रावत जी ने अपनी जर्नलिज्म कहाँ से की है। इसके आगे भी एक सवाल है, लेकिन ये सवाल मुझे लगा कि मैंने टेस्ट दिया था IIMC का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन का, तो मेरा उसमें हो नहीं पाया था, मैं फेल हो गया था। मेरा भी नहीं हुआ था, कुछ 2% कम मेरे नंबर मार्क्स थे। तो मुझे कुछ जानता था नहीं दिल्ली में, तो फिर मैंने किसी से पता किया तो पता लगा कि कनॉट प्लेस में एक YMCA इंस्टीट्यूट है। फिर मैंने YMCA में एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास टीवी में ना सीट नहीं है। मैं कहा ठीक है, किसमें है? प्रिंट में है, और प्रिंट भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कर दो मेरा। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गया, तो कहा कि वो सीट तो भर गई। तो मुझे आज भी याद है, वेद सैमुअल डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा सर मैं तो बैठ के पढ़ लूँगा नीचे, मुझे सीट चाहिए ही नहीं। मुझे सीट का पता ही नहीं था। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सीट क्या होती है। समझ सकता हूँ। तो मैंने कहा सर चेयर ही भरी होगी ना, मैं नीचे बैठ के पढ़ लूँगा, आप दे दो मुझे। तो बेचारे भले आदमी तो समझ गए कि लड़का जो है बिल्कुल ही फ्रेश है, सीधा गाँव से आया है। तो उन्होंने मुझे सीट दे दी। अच्छा। और फिर मैंने प्रिंट इंग्लिश से किया, और फर्स्ट सेमेस्टर ही कंप्लीट किया था। फिर मैं एक चैनल में आया जहाँ मैंने अपनी इंटर्नशिप करी, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो, यहाँ तक का सफर आपके सामने चल रहा है। इनका अगला सवाल इसी में वो लिख रहे हैं कि एक सवाल ये है कि क्या झारखंड में कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष पद के लिए बेहतर नेता नहीं था? ऐसे नेता को बनाया गया है जिसे कोई पहचानता नहीं है, इसलिए बनाया गया है। बेसिकली वो खुद कुछ नहीं है अध्यक्ष। अच्छा। जो धीरज साहू है ना, जिनके यहाँ 300 करोड़ पकड़े गए थे, याद है? हाँ। फिर पता लगा कि तो उनके क्वार्टर की कमाई है। धीरज साहू जो है वो उनका बंदा है। धीरज साहू शतरंज खेल रहा है बैठ के अकेला। सारे मोहरे उसी के हैं झारखंड में, अपने ही मारता है, अपने जिंदा करता है। अब ये भी उसी ने यही किया है। ये जो कमलेश महतो जिसको बनाया है, तो धीरज साहू ने अपनी काबिलियत दिखाई है, अपना हुनर दिखा के काम मांगा है। तो सारे मोहरे उसी के हैं। ये बहुत दिलचस्प लाइन थी ना, सारे मोहरे उसी के हैं, अपना ही मारता है, अपना ही गिराता है, जिलाता है ना। एक पवन जी हैं, बस ये 2 सवाल और हैं, ज्यादा आखिरी कर लीजिए। हाँ, पवन जी हैं। पवन जी का कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी से मिला दो आदेश जी, मेरे पास बहुत से प्लान हैं और बातें हैं। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जो मान लीजिए कि हरियाणा के किसी गांव में बैठा है, बेगूसराय में बैठा है, कहीं बैठा है देश भर में, कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है सीधा? ये इस सवाल को ना नेक्स्ट शो में लेना। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब मैं वैसे दे देता हूँ। हाँ। जो जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, उनको बोला आज तक मैं नहीं मिला। ठीक है ना। हाँ। इसका जवाब काफी लंबा है। हाँ। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा। वो बता दूंगा दर्शकों के लिए। लेकिन जो इनका जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था कि मैं क्या मिलवा दीजिए मुझे, मिलवा दीजिए। हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमन जी। भाई आज तक मैं नहीं, सॉरी पवन जी, आज तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। चलिए एक आखिरी सवाल है, नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। वो सचिन पायलट को लेकर के बहुत सवाल आते हैं। हाँ। कि भाई वो कब राजस्थान के चीफ बनेंगे, क्या होगा उनका भविष्य। बस इस सवाल का जवाब हम एक अलग से कार्यक्रम कर सकते हैं। अच्छा, इस पे बहुत कंटेंट है। करते हैं बतियाते हैं। सचिन पायलट स्पेशल ऑफ कैमरा शो, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी, इतना समय निकालने के लिए। और तबीयत खराब है आपकी, लेकिन समय हो गया। जिस दिन पिछली बार आए थे तुम, वैसे चल रहा है मामला, टैबलेट खा के काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।